एक 260 डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास और दिमाग को रिलैक्स करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगहें और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खा जाए, तो समझ लीजिए किस्मत बहुत तेज है, कहानी नहीं। चेतावनी, सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा और जरूरत से ज्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दें, पढ़ना सुनना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी पूरी हो जाएगी। आखिरी और सबसे जरूरी बात, कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह एक 100% फिक्शनल स्टोरी है। सच में, कसम से। अध्याय 251, मिनी बंस, 1 रुपये का 1, 10 रुपये के 5, सबका हिसाब बराबर। वाह, ये बंस तो किसी परमाणु बम से कम नहीं है। लिपिका हैरान रह गई। उसने दोनों हाथों से एक मिनी फ्राइड बन को पकड़ा और जैसे ही उसे थोड़ा दबाया, उसके अंदर से रसीले मीट का सूप किसी झरने की तरह बहने लगा। अब मुझे समझ आया कि हमारी यह चटरी इतनी आसानी से उस उस्ताद के जाल में कैसे फंस गई। किसी औरत के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, ये कहावत बिल्कुल सच है। पर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? लिपिका ने 2-4 बातें और कहीं, पर उसे एहसास हुआ कि किसी का ध्यान उस पर नहीं है। उसने बंस से नजरें हटाकर पायल और बाकी सहेलियों की ओर देखा। वे तीनों तो जैसे तूफान की रफ्तार से बंस सफाचट कर रही थीं। कांटे चम्मच का तो नामोनिशान नहीं था। दोनों हाथों में एक एक बन था और मुंह ऐसे फूला हुआ था जैसे अंदर एक और बन छिपा रखा हो। जब लिपिका ने वापस थाली की ओर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बंस कहाँ गए? बंस का वो पहाड़ कहाँ गया? थाली में सिर्फ 2 ही क्यों बचे हैं? अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। ईशा ने तो थाली में बचा एक और बन झपट लिया। ओए, ओ बेशर्म चोर, वो बन नीचे रख। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। ईशा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। इस वक्त इतने लजीज बंस के सामने बातों के लिए किसके पास समय था? क्या 4 लोगों के लिए 30 बंस बहुत ज्यादा थे? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाथ में गर्मा गर्म बन थामे ईशा अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं पा रही थी। क्या होगा अगर मैं इस बन को सीधे मुंह में डाल लूं? आखिर होगा क्या? हमें इसमें छेद क्यों करना है? क्या सिर्फ जलने से बचने के लिए? मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। जिज्ञासु ईशा ने थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने का फैसला किया। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जब तक खुद ना आजमाओ, सच का पता नहीं चलता। पक्का इरादा करके ईशा ने पूरा बन मुंह में ठूंस लिया। बन छोटा तो था, पर उसके मुंह के हिसाब से थोड़ा बड़ा निकला, जिसका एक कोना बाहर ही रह गया। फिर एक गहरी सांस लेकर उसने जलने के डर को किनारे रखा और जोर से दांत गड़ा दिए। सूं, जैसे ही ईशा ने उसे काटा, मुंह से बाहर निकले हुए बन के कोने से तेल और गरम रस की एक तेज धार फव्वारे की तरह बाहर निकली। ओह तेरी! ईशा अपना मुंह पकड़े हक्की बक्की रह गई। मेज पर तेल की एक लंबी लकीर खींच चुकी थी। वो बन खा रही थी या सूप वाला बम? क्या फिल्मों वाले स्पेशल इफेक्ट्स असल जिंदगी में भी होते हैं? बन खाते वक्त उसे किसी एक्शन मूवी जैसी फीलिंग आ रही थी। ये क्या बदतमीजी है? सामने बैठी लिपिका ने देखा कि ईशा के बन का सारा रस सीधे उसकी तरफ उड़कर आया है। वह तो शुक्र था कि उसकी फुर्ती काम आए और वह समय रहते बगल में झुक गई। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वह झुकी, उसका कंधा सीधे उस उड़ती हुई तेल की धार की चपेट में आ गया। ईशा, तेरी ये फालतू की जिज्ञासा किसी दिन जान ले लेगी। लिपिका आग बबूला हो गई। ईशा ने जल्दी से बन निगला और हकलाते हुए बोली, भाई सॉरी, मैं इसे साफ कर दूंगी, और अगर साफ नहीं हुआ तो नया कुर्ता दिला दूंगी। मेरा यकीन करो, ये बस एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? मेरी जूती, तूने ये जानबूझकर किया है। चून की पायल की मेज पर सबसे पहले बंस पहुंचे थे, इसलिए सबका ध्यान वहीं था। जब पायल बन से रस निकाल रही थी, तभी कई लोगों के मुंह में पानी आ रहा था। अब ईशा के सूप बम वाले कारनामे ने छात्रों की उत्सुकता को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। अरे भाई, क्या ये बन है या स्प्रे गन? इतना सारा रस इसके अंदर आया कहां से? सिर्फ रस नहीं है, ये तो सीधा हमला करता है। भाई, ये तो ट्राई करना ही पड़ेगा। अब कई छात्र अपनी सीटों से उठे और मोहित के काउंटर की ओर चल दिए। कुछ लोग तो अपना खाना ले चुके थे, फिर भी इन जादुई बंस के चक्कर में लाइन में लग गए। लाइन में सबसे आगे था किस्मत का धनी सूर्य प्रकाश। पास से ये बंस और भी लाजवाब लग रहे थे। उस्ताद, 10 बंस कितने के हैं? मोहित ने मास्क पहना था और आंखों पर चश्मा, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उसने सपाट आवाज में कहा, 1 बन 1 रुपये का है, और 5 बंस 10 रुपये के। सूर्य प्रकाश सन रह गया। मजाक कर रहे हो क्या उस्ताद? अगर 1 रुपये का एक है, तो 10 रुपये के तो 10 होने चाहिए, आप 5 ही क्यों दे रहे हो?
मोहित ने साइन बोर्ड की तरफ इशारा किया। दाम साफ लिखे हैं, कोई धोखाधड़ी नहीं है। सूर्य प्रकाश को लगा शायद वह समझ नहीं पाया। अच्छा, एक बन कितने का है? मोहित, एक बन 1 रुपया। अगर एक और लूं तो? 1 रुपया, एक और, 1 रुपया, एक और, 1 रुपया, एक और, 1 रुपया, तो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 कितने हुए? 5 हुए। तो 5 बंस के कितने पैसे हुए? 5 बंस के 10 रुपये। सूर्य प्रकाश का दिमाग चकरा गया। हम अभी स्टेप बाय स्टेप हिसाब कर रहे थे, हर स्टेप सही था, फिर आखिरी जवाब गलत कैसे हो गया? एक बन 1 का है, तो 5 बंस 5 के होने चाहिए ना? मोहित ने सिर हिलाया। नहीं, एक बन 1 रुपया, 5 बंस 10 रुपये। दाम बिल्कुल साफ हैं। सूर्य प्रकाश झुंझला गया। उसने 1 रुपया पटका, मोहित ने उसे एक बन दिया। उसने फिर 1 रुपया पटका, मोहित ने दूसरा बन दिया। ऐसा करते करते उसने 5 बार 1-1 रुपया दिया और अपनी प्लेट में 5 बंस ले लिए। सूर्य प्रकाश ने अपना माथा पकड़ते हुए पूछा, अब मेरी प्लेट में 5 बंस हैं, मैंने कुल कितने पैसे दिए? मोहित ने अपना फोन चेक किया। आपने 5 रुपये दिए। सही, 1 रुपये का 1, तो 5 के 5। फिर आप 10 रुपये क्यों बोल रहे थे? मोहित ने फिर सिर हिलाया। नहीं, एक बन 1 रुपया, 5 बंस 10 रुपये। आहे, ओ ई। सूर्य प्रकाश को लगा जैसे वह और ये दुकानदार अलग अलग ग्रहों से हैं। वह पागलों की तरह बाल नोचते हुए अपनी प्लेट उठाकर वहां से भागा। पीछे खड़े लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। लाइन में अगला था आकाश। उसने सूर्य प्रकाश और मोहित की पूरी बातचीत सुनी थी। उसे लगा सूर्य प्रकाश का तरीका गलत था, यहाँ गुना मल्टीप्लिकेशन काम करेगा। उस्ताद, 10 बंस दे दो। 10 बंस के 20 रुपये। आकाश मुस्कुराया। नहीं उस्ताद, देखिए, एक बन 1 रुपये का है। मुझे 10 चाहिए, तो 10 गुना 1 हुए 10। गणित के हिसाब से 10 बंस के 10 रुपये होने चाहिए। मोहित ने फिर वही जवाब दिया, 10 बंस 20 रुपये। बोर्ड पर लिखा है, साफ साफ। आकाश भी चिढ़ गया। उसने भी सूर्य प्रकाश की तरह एक एक करके 10 रुपये दिए और 10 बंस लिए। अब मेरी प्लेट में कितने बंस हैं? 10। कितने पैसे दिए मैंने? 10 रुपये। तो 10 बंस कितने के हुए? 10 बंस 20 रुपये के। साफ सुथरा धंधा है, कोई धोखा नहीं। आहे, आकाश भी अपना सिर खुजलाते हुए भाग गया। उसे लगा जैसे वह किसी छोटे बच्चे को गणित सिखाने की कोशिश कर रहा था और बुरी तरह हार गया। भगवान के लिए, यह इंसान सामान्य नहीं है। अध्याय 252, उस्ताद की चाल, सबकी पसंद का ख्याल। मोहित कसम खाकर कह सकता है कि वह ये सब करना नहीं चाहता। ये सब उस सिस्टम के दबाव की वजह से है। जहां तक उन छात्र ग्राहकों का सवाल है जो साधारण गणित न समझ पाने के कारण चिल्लाते हुए भाग गए, तो उसका दोष भी सिस्टम को ही जाना चाहिए। मोहित तो वाकई निर्दोष है। यूनिवर्सिटी में जहां कुछ छात्र मोहित की इस रणनीति को नहीं समझ पा रहे थे, वहीं कुछ छात्र इतने चतुर थे कि उन्होंने तुरंत उसकी चाल पकड़ ली। आरव ने मोहित को एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। उस्ताद, आप तो बड़े खिलाड़ी निकले। आपकी इस छोटी सी चाल ने मेरे क्लासमेट्स को जरूरत से ज्यादा खरीदने पर मजबूर कर दिया है। आप वाकई कमाल हैं। मोहित बस कुछ बुदा कर रह गया। आरव ने नाक सिकुड़ी। दिखावा मत कीजिए। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, मैं तो बस एक ही खरीदूंगा। मोहित, एक बन 1 रुपया। आरव ने पैसे दिए। जल्दी दीजिए, मैं यहीं खाऊंगा। मैं इंदौर से हूं और बचपन से ही ऐसे बंस खाता आया हूं। अगर जरा भी कमी हुई, तो मैं तुरंत बता दूंगा। आपको क्या लगा, आप मुझे चकमा दे देंगे? मोहित ने अपने सामने खड़े उस गर्व से भरे छात्र को देखा। एक बन 1 रुपया, 10 बंस 5 रुपये। आरव का आत्मविश्वास ऊंचा था, पर मोहित का उससे भी ऊंचा। भले ही इंदौर और मुंबई इन बंस के गढ़ हों, पर मेरा हुनर उनसे कम नहीं है। कमी निकालना तो दूर, अगर तुमने 5 से कम बंस खरीदे, तो मैं अपनी हार मान लूंगा। आरव ने मोहित की आंखों की चमक समझ ली। निश्चिंत रहिए, अगर स्वाद वाकई अच्छा हुआ, तो मैं 5 के 10 रुपये देने को भी तैयार हूं। मोहित ने प्लेट में एक बन रखा और फिर दूसरी कटोरी में थोड़ा सिरका विनेगर डाला। जैसे ही आरव ने उस सिरके की खुशबू सूंघी, वह चौंक गया। उसने मोहित को कम आंकना तुरंत बंद कर दिया। ओह भाई, ये तो इंदौर का वही खास खुशबूदार सिरका इस्तेमाल कर रहा है। आरव की प्रतिक्रिया देख मोहित मन ही मन मुस्कुराया। चुनौतियों से निपटने के लिए उसने छात्रों की क्षेत्रीय पसंद पर पूरा रिसर्च किया था। जब तुमने बता ही दिया कि तुम कहां से हो, तो मैं तुम्हारी पसंद का सिरका क्यों नहीं तैयार रखूंगा। इलाके के हिसाब से स्वाद बदलना, यही तो एक उस्ताद की पहचान है। मोहित के आत्मविश्वास को देखकर आरव को थोड़ा अजीब लगा। भले ही तुम्हें पता हो कि हमें ये सिरका पसंद है, पर मुझे तो तीखा वाला सिरका ज्यादा पसंद है। तुम ये कभी नहीं जान पाओगे, हा हा। आरव ने मन ही मन सोचा और मोहित को चुनौती भरी नजरों से देखा। मोहित के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, क्योंकि उसका चेहरा मास्क के पीछे अच्छी तरह छिपा हुआ था। कृपया आनंद लें। आरव ने बंस पर नजर डाली। आटा उसकी आदत से थोड़ा ज्यादा नरम था और नीचे का कुरकुरा हिस्सा भी कुछ अलग था। फिर भी, दिखने और खुशबू में, यह उसके द्वारा खाए गए बेहतरीन बंस में से एक था। उसके मन में मोहित के लिए सम्मान बढ़ गया। कारीगरी तो वाकई लाजवाब है।
अगर यह ईमानदारी से धंधा करे तो बहुत चलेगा, फिर इन चालों की क्या जरूरत। मुझे चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं। आरव ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार बन में एक छोटा सा छेद किया और उसका सारा सूप सिरके वाली कटोरी में डाल दिया। रस को लगातार बहते देख आरव फिर से दंग रह गया। इतना सारा रस तो बड़े बड़े पुराने होटलों में भी नहीं मिलता, अब देखना था कि स्वाद कैसा है। गरम रस ने सिरके को थोड़ा गुनगुना कर दिया था। आरव ने एक घूंट भरा और उसके अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई। ये स्वाद क्या है? हैरान होकर आरव ने तुरंत एक और बन उठाया, उसे फूंक मारकर ठंडा किया, सिरके में अच्छी तरह डुबोया और मुंह में भर लिया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। ये स्वाद! आरव दंग था। मोहित उसकी प्रतिक्रिया देखकर हैरान नहीं था। उसे पता था कि अलग अलग इलाकों के लोग अलग अलग तरह का सिरका पसंद करते हैं। मेरे बंस का नमक उत्तर भारतीय बाजारों के हिसाब से एकदम सही है, और जब इसे इस खास सिरके के साथ मिलाया जाए तो तुम खुद को रोक नहीं पाओगे। इसे कहते हैं तुम्हारी सोच से एक कदम आगे रहना। आरव के पास कहने को शब्द नहीं थे। हालांकि वह मानना नहीं चाहता था, पर उसे महसूस हुआ कि पिछले 10 सालों में उसने इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं चखा था। नर्म पर कुरकुरा बन, रसीला मीट और वह खास सिरका, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आरव भाई, कैसा है स्वाद? क्या ये वही स्वाद है जिसकी तुम बातें करते थे? पीछे से उसके दोस्त ने पूछा। आरव के मुंह से कोई बुराई नहीं निकली। आखिरकार उसने हार मानते हुए कहा, बहुत स्वादिष्ट है। मेरे शहर के पुराने मशहूर ठिकानों से भी बेहतर। वह झूठ नहीं बोलना चाहता था, एक बन के लिए अपनी साख दांव पर लगाने की जरूरत नहीं थी। आपने ये कैसे किया? आरव ने मोहित को गौर से देखा। चेहरे ढके होने के बावजूद मोहित की त्वचा से उसकी कम उम्र का अंदाजा लग रहा था। इतनी कम उम्र में इतना हुनर। कोई जवाब नहीं आया। मोहित फिर से बंस बनाने में जुट गया था। उसकी एकाग्रता ही आरव के सवाल का जवाब थी। मुझे 10 और दीजिए। 10 बंस के 20 रुपये। ठीक है, 20 ही सही, इस स्वाद के लिए ये कीमत कुछ भी नहीं है। मोहित ने बिना कुछ कहे आरव को देखा। वह सोच रहा था कि यह लड़का नियमों के हिसाब से क्यों नहीं चल रहा। क्या सिस्टम ने तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए भेजा है? अगर तुम एक एक करके खरीदो तो मेरा मिशन भी पूरा होगा और तुम्हारे पैसे भी कम लगेंगे। ये दोनों का फायदा है, फिर तुम इतने जिद्दी क्यों बन रहे हो? मोहित ने अपनी जिद दिखाते हुए कहा, बंस 1 रुपये का एक है, मैं 10 बंस 20 रुपये में नहीं बेचूंगा। आरव को लगा जैसे उसका खून खौल जाएगा। उसने बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, वहां साफ साफ लिखा है कि 10 के 20 रुपये हैं। मोहित ने बोर्ड की तरफ देखा तक नहीं और शांति से जवाब दिया, क्षमा करें, आखिरी फैसला दुकान के मालिक का ही होगा। आरव बहस करना चाहता था, पर पीछे खड़े छात्र अब उतावले हो रहे थे। भाई, खरीदना है तो खरीदो, वरना रास्ता छोड़ो, हमें खाना खाकर क्लास में भी जाना है। इतनी देर से लाइन रोक रखी है, पीछे देखो कितनी भीड़ है। गुस्से में आरव ने मोहित को घूरा और बुदबुदाया, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। फिर उसने मजबूर होकर 1 रुपये करके 10 बार पैसे दिए और 10 बंस लिए। अध्याय 253, मिनी बंस की भारी मांग। जल्दी से साइंस कैंटीन की दूसरी मंजिल पर पहुंचो। वहां गजब के मिनी फ्राइड बंस मिल रहे हैं, एकदम सस्ते और लजीज। देर मत करो, सीधा साइंस कैंटीन के स्टॉल नंबर 5 पर आ जाओ। ज्यादा मत पूछो, बस आ जाओ। पैक करा कर ले जाना, भूल जाओ। उस्ताद ने कहा है कि ठंडे होने पर इनका स्वाद बिगड़ जाता है, इसलिए यहीं आकर गर्मा गर्म खाओ। भाई, दूसरी मंजिल पर ऐसे बंस मिल रहे हैं जो तुम्हें सूप से भिगो देंगे। यकीन नहीं आता तो खुद आकर चख लो, वरना पछताओगे। अरे ओ बर्गर के शौकीनों, बर्गर छोड़ो और साइंस कैंटीन भागो। वहां असली जायका इंतजार कर रहा है। अगर आज ये नहीं खाया तो समझो कुछ नहीं खाया। जब भी कुछ अच्छा मिलता है तो उसे अपनी रूममेट्स और दोस्तों के साथ बांटना तो बनता ही है। जैसे ही किसी छात्र ने बंस का पहला निवाला लिया, उसने तुरंत फोन निकालकर अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। कुछ तो लाइन में खड़े खड़े ही फोन पर चिल्ला रहे थे। आखिरकार कॉलेज के दोस्त एक दूसरे को धोखा नहीं देते। अगर तुमने सही समय पर खबर नहीं दी और वे इस स्वाद से चूक गए, तो फिर तुम कैसे यार कहलाओगे? जल्दी आ, नखरे मत कर। अगर मुझे अपना भाई मानता है तो मत कहना कि मैंने बताया नहीं। लाइन दूसरी मंजिल से शुरू होकर नीचे तक पहुंच गई है। अभी नहीं आया तो फिर नंबर नहीं आएगा। स्वाद तो छोड़, इन बंस से जो रस की धार निकलती है ना, एकदम दूर तक जाती है। दूसरों पर छिड़काव होते देखना बड़ा मजेदार है। मोहित की खिड़की के सामने लाइन लंबी होती जा रही थी। जैसा कि उस छात्र ने कहा था, भीड़ सीढ़ियों से होते हुए पहली मंजिल तक पहुंच चुकी थी। कैंटीन में आने वाले नए छात्रों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है, वे बस भीड़ देखकर लाइन के पीछे लग गए। भाई, ये लाइन किस चीज की है? पता नहीं यार, बस लंबी लाइन देखी तो मैं भी खड़ा हो गया, ही। मैंने तो कभी नहीं सुना कि हमारी कैंटीन में कुछ इतना खास मिलता है, क्या वाकई ये लाइन जायज़ है? मुझे पता है, मेरे रूममेट ने बताया कि यहाँ सूप से भरे मिनी बंस मिल रहे हैं, जो लोगों को फव्वारे से नहला देते हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम बंस की बात कर रहे हो या किसी अजूबे की?
मोहित के हाथ बहुत तेज चल रहे थे और छात्र भी पीछे नहीं थे। भले ही उस्ताद के नियम के अनुसार एक एक करके पैसे देने थे, लेकिन पीछे खड़े छात्रों ने चतुराई दिखाई और पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट ओपी करना शुरू कर दिया। जब वे काउंटर पर पहुंचते तो बस मोहित को पेमेंट का स्क्रीनशॉट दिखाते और तुरंत अपने बंस लेकर आगे बढ़ जाते। 200 से ज्यादा बंस का एक पूरा तवा 10 मिनट से भी कम समय में खाली हो गया। कुछ ही छात्रों में सारा स्टॉक खत्म हो गया। जो लोग दर्जनों बंस खरीद रहे थे, वे असल में अपने उन रूममेट्स के लिए ले जा रहे थे जो अभी तक सोकर नहीं उठे थे। लिपिका ने अपनी खाली थाली को देखा, अपने होंठों पर लगा रस चाटा और पायल की तरफ मुड़ी। पायल, क्या तू अपने होने वाले दूल्हे से थोड़े और बंस दिलवा सकती है? पायल पानी पी रही थी। होने वाले दूल्हे की बात सुनकर वह लगभग खांसने लगी। ईशा ने लिपिका की ओर शरारत से देखा, अभी से दूल्हा मत बनाओ। जब तक वो हमें एक और थाली बंस की नहीं खिला देते, तब तक वो सिर्फ एक उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार जोड़ एक, उन्हें कम से कम 60 बंस और खिलाने होंगे। मुझे लगता है मैं अकेले 30 खा सकती हूँ। पायल ने बेबसी से कहा, तुम तीनों कितनी मतलबी हो, सिर्फ कुछ बंस के लिए मुझे बेच रही हो। ईशा ने नाक सिकुड़ी, खुद को धोखा मत दो। इन बंस के बिना भी तुम्हारा दिल हमारे पास नहीं, बल्कि उस काउंटर के अंदर ही है। हम तो बस अपना फायदा देख रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा कि तुम बन खाते वक्त बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी। तुम्हारी वो प्यार भरी नजरें कोई भी पहचान सकता है। पायल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। क्या वह वाकई इतनी साफ दिख रही थी? लेकिन शायद वह खुद को रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि मोहित का अचानक यहाँ आ जाना उसे अभी भी एक सपने जैसा लग रहा था। उसे डर था कि कहीं अगले ही पल वह गायब ना हो जाए और उसकी आंख ना खुल जाए। ठीक है, अब चलो भी। अगर जल्दी नहीं की तो हमें अगले बैच के बंस भी नहीं मिलेंगे। पायल ने सिर हिलाया, अब और बंस नहीं। देखो कितनी लंबी लाइन है, बीच में घुसना अच्छा नहीं लगेगा। ईशा ने अफसोस के साथ कहा, यार पहली बार लग रहा है कि ज्यादा उत्सुक होना भारी पड़ गया। मेरी जिज्ञासा के चक्कर में एक पूरे बन का कीमती रस बर्बाद हो गया। उसने लिपिका के कपड़ों पर लगे तेल के दागों को देखा। लिपिका चिढ़ गई, क्या अब तू मेरी शर्ट चाटने का इरादा रखती है? ईशा हंसी, अगर तू कहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ज्योति ने अपना फोन देखा और कहा, ठीक है, मजाक बहुत हो गया। अब जल्दी चलकर कपड़े बदलते हैं और क्लास के लिए तैयार होते हैं। पायल, तुम 10-12 दिनों से गायब थी, प्रोफेसर काफी नाराज होंगे। मुझे लगता है तुम्हें कल कुछ बंस ले जाकर उन्हें और विभागाध्यक्ष एचओडी को खुश करना चाहिए। पायल को ये बात सही लगी, पर अभी भीड़ बहुत ज्यादा थी और शायद प्रोफेसर नाश्ता कर चुके होंगे। आज सुबह नहीं, कल ले जाऊंगी। उसने मन ही मन तय किया कि वह पहले उन्हें बता देगी या उन्हें खुद कैंटीन आने का न्योता देगी। तो चलें, क्या तुम अपने साहब को बाय बाय कहना चाहोगी? पायल ने मना कर दिया, वो बहुत बिजी हैं। मैं उन्हें मैसेज कर दूंगी। उसने चलते चलते मोहित को मैसेज भेजा और सहेलियों के साथ निकल गई, पर हर 2 कदम पर पीछे मुड़कर देखना नहीं भूली। मोहित ने मैसेज देखा और रिप्लाई किया, लंच में अपनी सहेलियों को लेकर आना। मैं तुम सब के लिए कुछ खास बनाऊंगा। मुझे पहले ही बता देना कि क्या खाना है। पायल को उम्मीद नहीं थी कि मोहित इतनी जल्दी जवाब देगा। वह खुश तो थी, पर उसे उसकी थकान की चिंता भी थी। उसने लिखा, लंच में बस और थोड़े बंस खिला देना, इन लोगों का पेट नहीं भरा है, हा हा। हम शाम 4 बजे के बाद फ्री हैं, तब मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। ओह भाई, कितना रोमांस चल रहा है। अभी बिछड़े जुम्मा 4 मिनट हुए नहीं कि मैसेज शुरू। लिपिका ने फिर टांग खींची। पायल ने पलटकर कहा, उस्ताद ने तुम सबको रात के खाने पर बुलाया है। अब बताओ क्या खाना है, ताकि मैं उन्हें बता सकूं। इससे पहले कि वह बात पूरी करती, ज्योति ने उसका मुंह दबा दिया, बिल्कुल चलेंगे। हमें कोई नखरे नहीं हैं, बस कहना कि उस्ताद अपनी सबसे बेहतरीन डिश खिलाएं। ईशा ने तुरंत जोड़ा, मुझे मसालेदार पनीर खाना है। कैंटीन वाला तो एकदम रबड़ जैसा होता है। लिपिका मक्खन लगाते हुए बोली, पायल रानी, तू सबसे महान है। मुझे कुरकुरी भिंडी और खास चटनी खानी है, क्या वो बना पाएंगे? पायल ने अपने फोन का एल्बम खोला और एक के बाद एक स्वादिष्ट पकवानों की तस्वीरें दिखाने लगी। ऐसी कोई चीज नहीं जो उस्ताद ना बना सकें। तुम बस नाम लो। वाह, तस्वीरें देखकर ही मुंह में पानी आ गया। कमाल है, आज लंच में बंस और डिनर में शाही दावत। सोचकर ही मजा आ गया। अध्याय 254, उस्ताद का नया अवतार और कैंटीन में खलबली। मोहित के लिए ये सुबह किसी जंग से कम नहीं थी। भले ही वह थक गया था, लेकिन अपने काम के प्रति उसका जुनून उसे रुकने नहीं दे रहा था। नाश्ते के समय की वह भारी भीड़ अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन फिर भी कुछ छात्र अभी भी कतार में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मोहित ने एक बार फिर अपना तवा संभाला। उसे पता था कि लंच के लिए उसे और भी ज्यादा तैयारी करनी होगी। सिस्टम ने जो लक्ष्य दिया था उसे पूरा करने के लिए उसे अपनी रफ्तार और बढ़ानी थी। तभी कैंटीन के मैनेजर मिस्टर खन्ना वहां पहुंचे। मिस्टर खन्ना आमतौर पर गंभीर रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन आज उनके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ देखे जा सकते थे।
उन्होंने मोहित के स्टॉल के सामने लगी लंबी कतार को देखा और फिर मोहित की ओर मुड़े। बेटा, मैंने सुना था कि कोई नया लड़का आया है, पर यह नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा धमाका करोगे। पूरे कैंटीन की भीड़ तुम्हारी तरफ खींची चली आ रही है, मिस्टर खन्ना ने प्रशंसा करते हुए कहा। मोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस कोशिश कर रहा हूं सर कि सबको अच्छा खाना मिले। मिस्टर खन्ना ने उस विशाल हरे तवे को गौर से देखा, ये बर्तन तो काफी अनोखा है। और तुम्हारे इन छोटे बंस की चर्चा तो पूरे कैंपस में फैल गई है। यहाँ तक कि कुछ प्रोफेसर भी मुझसे पूछ रहे थे कि आज कैंटीन में क्या नया बना है। मोहित ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसे खुशी थी कि उसका हुनर लोगों को पसंद आ रहा था। दूसरी ओर क्लास खत्म होने के बाद पायल और उसकी सहेलियां गलियारे से गुजर रही थीं। पायल के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जो उसकी सहेलियों से छिपी नहीं रही। देख रहे हो, हमारी पायल तो अब जमीन पर पैर ही नहीं रख रही। ऐसा लग रहा है जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो, लिपिका ने चुटकी लेते हुए कहा। ज्योति ने सहमति में सिर हिलाया, खजाना ही तो है। एक ऐसा उस्ताद जो न केवल दिखने में हीरो है, बल्कि जिसके हाथ के स्वाद का कोई मुकाबला नहीं। मैं तो बस लंच का इंतजार कर रही हूँ। पायल ने उन्हें अनसुना करने की कोशिश की, पर उसकी मुस्कान सब कुछ बयान कर रही थी। वह बार बार अपना फोन चेक कर रही थी, मोहित के उस मैसेज को फिर से पढ़ रही थी जिसमें उसने लंच पर आने को कहा था। जैसे ही वे कैंटीन पहुंची, वहां का नजारा देखकर वे दंग रह गईं। नाश्ते के समय से भी ज्यादा भीड़ वहां मौजूद थी। मोहित के स्टॉल नंबर 5 के सामने अब छात्रों के साथ साथ कुछ कर्मचारी भी लाइन में लगे थे। भाई, ये तो गजब हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई मेला लगा हो, ईशा ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। पायल ने देखा कि मोहित पूरी तन्मयता से काम में जुटा था। वह हर एक बन को बड़ी सावधानी से तवे पर रख रहा था। उसका हर कदम सधा हुआ था, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग बना रहा हो। तभी कतार में खड़े एक छात्र ने चिल्लाकर कहा, उस्ताद, जल्दी कीजिए। भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। मोहित ने बिना नजरें उठाए जवाब दिया, धीरज रखिए भाई, स्वाद का असली मजा सब्र में ही है। पायल खिड़की के पास पहुंची। मोहित ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने चुपके से एक छोटी प्लेट तैयार की और काउंटर के नीचे से उसे थमा दी। ये तुम सबके लिए है। अभी चख कर बताओ कैसा बना है, मोहित ने धीरे से कहा। पायल ने प्लेट पकड़ी और अपनी सहेलियों के पास ले आई। उसमें मिनी फ्राइड बंस के साथ एक खास लाल चटनी भी थी। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, वे सब शांत हो गईं। स्वाद इतना गहरा और ताज़ा था कि शब्द कम पड़ गए। मीट की कोमलता, आटे का कुरकुरापन और उस चटनी का तीखापन मिलकर एक अद्भुत अनुभव पैदा कर रहे थे। आह, ये तो पहले वाले से भी बेहतर है, लिपिका ने आंखें बंद करके स्वाद लेते हुए कहा। पायल ने मोहित की ओर देखा और मन ही मन सोचा कि वह कितनी खुशकिस्मत है। लेकिन उसे ये भी पता था कि मोहित पर काम का कितना भारी दबाव है। उसने तय किया कि वह शाम को उसकी मदद जरूर करेगी। कैंटीन का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। मोहित के स्टॉल नंबर 5 ने न केवल साइंस कैंटीन की रौनक बढ़ा दी थी, बल्कि वह केनान विश्वविद्यालय का नया चर्चा का केंद्र बन गया था। अध्याय 255, आदर्श चरित्र और उज्ज्वल भविष्य। चलो यार, साइंस कैंटीन की दूसरी मंजिल पर चलते हैं, वहां के मिनी फ्राइड बंस खाएंगे। भाई, वो बंस वाकई लाजवाब हैं। दोपहर में एक बाउल सूप नूडल्स लो और साथ में ये बंस। नूडल्स का एक घूंट और बन की एक बाइट का समसे मजा आ जाता है। सूर्य प्रकाश ने जब उस्ताद के बारे में सोचा तो उसे फिर से गुस्सा आ गया। वह वाकई उन बंस का बहिष्कार करना चाहता था, पर उनकी वह ताजगी और जायका उसकी जुबान पर ऐसा चढ़ा था कि वह अनजाने में ही अपने दोस्तों को उनकी सिफारिश करने लगा। दोस्तों, साइंस कैंटीन के उस नए स्टॉल के बंस जरूर चखना। एक बाइट लो और रस का फव्वारा फूट पड़ता है, स्वाद तो वाकई जबरदस्त है। बस एक बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, उस्ताद से इस बात पर बहस मत करना कि 1 रुपये का एक और 5 बंस 10 रुपये के क्यों हैं। अपनी उम्र कम करने का कोई फायदा नहीं। धपाक, अभिषेक ने मेज पर हाथ मारा, चाहे खुद भगवान भी उतर आए, 1 रुपये का एक मतलब 5 के 5 ही होने चाहिए। सूर्य प्रकाश ने अपना माथा सहलाया, छोड़ो यार, बस चलो। अगर देर की तो लाइन में खड़े होने की जगह भी नहीं मिलेगी। सुबह जाते वक्त उसने लंबी कतार देखी थी, पर जब वह वापस आया तो उसने पाया कि लाइन दूसरी मंजिल से शुरू होकर नीचे पहली मंजिल तक और वहां से मुख्य दरवाजे के बाहर तक पहुंच चुकी थी। सिर्फ एक सुबह की चर्चा ने पूरे विश्वविद्यालय के छात्रों को वहां खींच लिया था। सूर्य प्रकाश ने गहरी सांस ली। लाइन हद से ज्यादा लंबी थी। अभिषेक भी दंग रह गया। भाई, क्या वाकई इतना शोर मचाने की जरूरत है? मैंने कैंटीन के खाने के लिए आज तक इतनी लंबी लाइन नहीं देखी। सूर्य प्रकाश को सुबह का स्वाद याद आया, अगर तुमने एक बार चखा होता तो तुम इसे शोर नहीं कहते। ही, ऐसा क्या स्वादिष्ट मिल रहा है यहाँ? वे बातें कर रहे थे कि तभी पीछे से एक शांत और गंभीर आवाज आई। मुड़कर देखा तो काले बंदगला सूट में एक दुबले पतले बुजुर्ग खड़े थे। आवाज सुनते ही सूर्य प्रकाश झटके से सीधा खड़ा हो गया। नमस्ते प्रोफेसर आर्या। नमस्ते प्रोफेसर आर्या। सर, सादर प्रणाम। वहां मौजूद हर छात्र ने एक स्वर में उनका अभिवादन किया।
प्रोफेसर आर्या ने एक सौम्य मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते बच्चों। तुम सब किस चीज के लिए कतार में लगे हो? यहाँ ऐसा क्या खास मिल रहा है? सूर्य प्रकाश ने फुर्ती से जवाब दिया, प्रोफेसर, यहाँ मिनी फ्राइड बंस का एक नया स्टॉल खुला है। मैंने सुबह खाए थे, वाकई बहुत अच्छे हैं। प्रोफेसर आर्या हंसे, अच्छा, इतनी लंबी लाइन का मतलब है कि कुछ तो खास होगा। मैं भी लाइन में लगकर इन्हें चखता हूँ। सर, प्लीज आप मेरी जगह आ जाइए। सूर्य प्रकाश तुरंत पीछे हट गया, मैं आपके आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकता। केनान विश्वविद्यालय के छात्र प्रोफेसर आर्या का दिल से सम्मान करते थे। उनके आगे खड़ा होना ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रहे हों। इससे पहले कि प्रोफेसर कुछ कह पाते, छात्रों ने उन्हें सम्मानपूर्वक लाइन में सबसे आगे पहुंचा दिया। वहां खड़ा हर छात्र एक खरगोश की तरह फुर्ती से किनारे हट जाता, प्रोफेसर आर्या, आप यहां खड़े हो जाइए। और फिर, सर, प्लीज मेरे आगे आ जाइए। प्रोफेसर, आपके आगे रहना शोभा नहीं देता। एक एक करके छात्रों ने उन प्रोफेसर को, जो दिखने में किसी साधारण बुजुर्ग जैसे थे, सम्मान के साथ आगे पास करना शुरू कर दिया। ये किसी खेल जैसा लग रहा था जहां छात्र उन्हें एक दूसरे के आगे भेज रहे थे। प्रोफेसर आर्या असहाय होकर आगे बढ़ते गए, आखिर एक 60 साल का बुजुर्ग उन 20 साल के नौजवानों की जिद और ताकत का मुकाबला कैसे करता? लेकिन छात्रों का ये व्यवहार देखकर उनका मन भर आया। उनका हमेशा से मानना था कि इंसान का चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है, ज्ञान और क्षमता उसके बाद आती है। इन ऊर्जावान छात्रों में उन्हें वही आदर्श चरित्र दिखाई दे रहा था। हमारा भविष्य वाकई सुरक्षित हाथों में है। मोहित ने देखा कि लाइन में कुछ हलचल हो रही है, जैसे किसी को आगे धकेला जा रहा हो। जब उसने देखा कि वह कौन है, तो वह हैरान रह गया। ये वही प्रोफेसर थे जिनका लेक्चर उसने आज सुबह ऑडिटोरियम में सुना था। प्रोफेसर आर्या अब खिड़की के पास थे। उन्होंने वहां लटका बोर्ड देखा और ठहाका मार दिया। दिलचस्प है, 1 रुपये का एक और 5 बंस 10 रुपये के। तो फिर मुझे एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक जोड़ एक ही दे दो, हा हा हा। मोहित का चेहरा शर्म से लाल हो गया, उसने जल्दी से कहा, सर, आप बस बताइए आपको कितने चाहिए। मैंने आज सुबह आपका लेक्चर सुना था, वह वाकई बहुत प्रेरणादायक था। प्रोफेसर आर्या मुस्कुराए, तभी मुझे तुम्हारा चेहरा पहचाना हुआ लग रहा था। क्या तुम पीछे से दूसरी रो की आखिरी सीट पर बैठे थे? मोहित और भी दंग रह गया। उसे लगा था कि प्रोफेसर बस शिष्टाचार में कह रहे हैं, पर उन्हें तो ये भी याद था कि वह कहाँ बैठा था। सर, क्या मैंने आपकी क्लास में कोई खलल डाला? प्रोफेसर ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हें अच्छा लगा, तो फिर आना। मैंने 5 बंस के 5 रुपये स्कैन कर दिए हैं, मेरे लिए 5 बंस पैक कर दो, हा हा। मोहित ने फुर्ती से बंस पैक किए और साथ में सिरके की एक छोटी कटोरी भी रख दी। प्रोफेसर ने प्लेट को गौर से देखा, बहुत अच्छे, दिखने में ही ये बहुत भूख बढ़ाने वाले लग रहे हैं। मोहित ने तुरंत जोड़ा, सर, खाते वक्त जरा ध्यान रखिएगा। पहले एक छोटा छेद करके भाप और रस निकाल लीजिएगा ताकि आपके कपड़े खराब ना हो। प्रोफेसर ने सिर हिलाया, मैंने एक नई बात सीखी। अगर स्वाद अच्छा हुआ, तो मैं अपने पुराने दोस्तों को भी लाऊंगा। पर ध्यान रखना, हम जैसों का हाजमा थोड़ा कमजोर होता है, सामान एकदम साफ और ताज़ा होना चाहिए। मोहित ने वादा किया, सर, आप बेफिक्र रहिए। मसाला हर सुबह ताज़ा तैयार होता है और मीट एकदम उच्च गुणवत्ता का है। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ताज़ा तला जाता है। अगर स्वाद में जरा भी कमी हो, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। प्रोफेसर आर्या कोई बहुत लंबे चौड़े इंसान नहीं थे, पर मोहित को उनके सामने वैसी ही घबराहट महसूस हो रही थी जैसी एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को हेडमास्टर के सामने होती है। ठीक है, मैं चख कर देखता हूँ। अच्छे हुए तो दोबारा आऊंगा, हा हा। इतना कहकर प्रोफेसर आर्या अपनी प्लेट लेकर सीट ढूंढने लगे, तभी उनकी नज़र एक जानी पहचानी लड़की पर पड़ी। उनकी आंखें चमक उठी और वे उसके पास पहुंच गए। अरे बिटिया, तुम वापस आ गई। पूरे 15 दिनों से गायब थी, है ना? हैं? पायल ठिठक गई, उसके मुंह में आधा बंद था जब उसने ऊपर देखा। प्रोफेसर आर्या, आपने भी ये दुकान ढूंढ ली। नमस्ते, प्रोफेसर आर्या। लिपिका और बाकी सहेलियों ने भी उनका अभिवादन किया और प्रोफेसर के बैठने के लिए जगह बनाई। तुम इतने दिनों तक बाहर थी। क्या तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ? पायल ने जल्दी से बन निगला और कहा, नहीं नहीं सर, मैंने जाने से पहले ही सारा कोर्स एडवांस में खत्म कर लिया था। सर, आप तो पहले से और भी दुबले लग रहे हैं। प्रोफेसर आर्या खिलखिलाकर हंसे, तुम्हारी वजह से। तुम यहाँ थी नहीं, तो मुझे अच्छा खाना खिलाने वाला कोई था नहीं, इसलिए सूखकर कांटा हो गया हूँ। अध्याय 256, रोल कटिंग का हुनर और एक प्यारा सरप्राइज। वाह, यह मिनी बन वाकई बहुत स्वादिष्ट है। प्रोफेसर आर्या ने एक बन उठाया और उसे चखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। इसका स्वाद उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर था। ऊपर से एकदम नर्म और नीचे से कुरकुरा, इसका टेक्सचर कमाल का था। उन्हें महसूस हुआ कि यह स्वाद तो उस बन से भी बेहतर है जो उन्होंने कुछ समय पहले एक बिजनेस ट्रिप के दौरान मुंबई में चखा था। पायल ने बड़े गर्व के साथ मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सर, इसका स्वाद तो अच्छा होना ही था। आखिर इसे बनाया किसने है, ये भी तो देखिए। प्रोफेसर आर्या थोड़े उलझन में दिखे, इसे तुमने तो बनाया नहीं है, फिर तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो?
पायल ने चहकते हुए बताया, सर ये स्टॉल मेरे बॉस और मेरे बॉयफ्रेंड का है। जब आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो जाहिर है मुझे गर्व तो होगा ही। पायल हमेशा से अपने प्यार को लेकर बेबाक और निडर रही थी। उसने कभी अपने रिश्ते को छिपाने की कोशिश नहीं की। प्रोफेसर आर्या ने मोहित के काउंटर की ओर एक खोजी नजर डाली। मुझे याद है मैंने उसे सुबह ऑडिटोरियम में देखा था। भले ही उसने खुद को पूरी तरह ढका हुआ था, पर उसकी आंखों को देखकर ही पता चल रहा था कि वह एक सुलझा हुआ और नेक इंसान है। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। पायल हैरान रह गई। सर, क्या आप सिर्फ आंखों से इतना सब कुछ जान सकते हैं? प्रोफेसर आर्या खिलखिलाकर हंसे। आंखें आत्मा का आईना होती हैं, बिटिया। कोई भी अपनी फितरत अपनी आंखों से नहीं छिपा सकता। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की। लिपिका, ज्योति और ईशा वहां चुपचाप बैठी बंस खा रही थीं। वे इतनी शालीनता से खा रही थीं जैसे किसी शाही दावत में हो। उनके रोजाना के शोर शराबे का कहीं नामो निशान नहीं था। वे तीनों मन ही मन पायल की हिम्मत की दाद दे रही थीं कि वह किसी भी प्रोफेसर के साथ इतनी सहजता से बात कर लेती थी। प्रोफेसर आर्या ने अपनी प्लेट उठाए और खड़े होते हुए बोले, तुम लोग आराम से खाओ। मैं अब चलता हूँ। अगली बार अपने कुछ पुराने दोस्तों को भी यहाँ लेकर आऊंगा। जैसे ही प्रोफेसर वहां से गए, उन तीनों ने राहत की सांस ली। फिर वे तीनों गुस्से में पायल की तरफ मुड़ी। इस चटरी ने प्रोफेसर के सामने तो सारा ध्यान अपनी बातों में लगा लिया, और यहाँ ये तीनों सभ्यता दिखाने के चक्कर में इस लड़की से 6-7 बंस पीछे रह गईं। पकड़ो इसे। इस लड़की ने सबको बातों में लगाकर खुद सारा माल साफ कर दिया। लिपिका ने मजाक में उसे पकड़ने की कोशिश की। पायल फुर्ती से किनारे हटी। अरे रुको, अगर ऐसे ही मस्ती करोगी तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा, और अगर पेट दर्द हुआ तो मैं रात की दावत में नहीं आऊंगी। ये धमकी काम कर गई। दावत का नाम सुनते ही तीनों तुरंत नर्म पड़ गईं। ईशा ने चिंता जताते हुए कहा, पायल ठीक कह रही है, खाते वक्त सारा ध्यान खाने पर होना चाहिए। तुम दोनों क्यों शोर मचा रही हो? वे सब बस मजाक कर रहे थे, उनका रिश्ता ही ऐसा था। हंसी मजाक के बहाने उनकी दोस्ती और गहरी हो रही थी। दोपहर में पायल और उसकी रूममेट्स की कोई क्लास नहीं थी। वे मोहित की मदद करना चाहती थीं, पर पायल ने पढ़ाई का बहाना बनाकर उन्हें हॉस्टल भेज दिया। आखिर वह मोहित के साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहती थी। मोहित जब मीट की फिलिंग तैयार कर रहा था, उसने पायल को सब्जियां काटने का काम सौंपा। ये बैंगन और आलू, थरी फ्रेश डिश के लिए मोटे मोटे काट दो। बस ध्यान रखना कि काटते वक्त आलू लुढ़कने रोल कट चाहिए। ऐसे। पायल को सब्जी काटते देख मोहित की हंसी छूट गई। मैंने सब्जी को लुढ़काने के लिए कहा था, तुम खुद सब्जी काटते काटते क्यों झूम रही हो? लो, मिर्चें भी धुल गईं। पायल ने शरारत से पानी मोहित की तरफ उछाला। मैंने मिर्चें धोने को कहा था, मेरा चेहरा नहीं। ही, मैंने तो बस आपके चेहरे पर लगा थोड़ा सा आटा साफ किया है। हंसी मजाक के बीच उन्होंने सारी तैयारी पूरी कर ली। मोहित ने घड़ी देखी और पायल से कहा, अब तुम जाओ और आराम करो। यहाँ तेल का धुआं तुम्हारी त्वचा के लिए अच्छा नहीं है, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। जी उस्ताद। जो हुक्म उस्ताद। पायल को वहीं खड़ा देख मोहित बोला, हुक्म मान लिया है तो जाओ भी अब। पायल ने रहस्यमयी अंदाज में हाथ हिलाया। उस्ताद इधर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मोहित थोड़ा झुका ताकि उसकी बात सुन सके। थोड़ा और नीचे। अपनी आंखें बंद कीजिए। अब तुम क्या करने वाली हो? भले ही वह थोड़ा शंकित था, पर मोहित ने आज्ञाकारी बच्चे की तरह आंखें बंद कर लीं। मवाह ही। बाय बाय उस्ताद। अगले ही पल मोहित का चेहरा बंदर के गाल की तरह लाल हो गया। वह पत्थर की मूरत बन गया और पायल को किचन से बाहर भागते हुए देखता रह गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पायल इस तरह उस पर प्यार का हमला कर देगी। वह पूरी तरह से निहत्था रह गया था। अपने चेहरे को छूते हुए मोहित गहरी सोच में पड़ गया। क्या उसे अब अपना चेहरा 1 महीने तक नहीं धोना चाहिए, या शायद 1 साल तक? ये वाकई एक गंभीर सवाल था। मुस्कुराते हुए वह फिर से काम में जुट गया। उसने पॉक बेली मीट का एक खास हिस्सा निकाला। उसने तवे को गर्म किया और उस पर मीट को अच्छी तरह भुना ताकि उसकी ऊपरी परत सुनहरी और कुरकुरी हो जाए। फिर उसने पानी, अदरक, लहसुन और मसालों के साथ उसे धीमी आंच पर पकने के लिए रख दिया। हालांकि पायल की सहेलियों ने सिर्फ 2 चीजें मांगी थीं, पर मोहित उन्हें सिर्फ उतना ही खिलाकर नहीं भेज सकता था। उसने दावत के लिए एक पूरा मेन्यू तैयार किया था। शाही मीट, कुरकुरा राइस क्रस्ट, कश्मीरी मटन लेग, थरी फ्रेश फ्राई, देसी फ्राइड चिकन, स्टीम्ड फिश, स्टफ्ड पनीर और ब्लूबेरी स्वीट डिश। कुल 8 पकवान थे ताकि सब भरपेट खा सकें। मोहित के स्टॉल के पीछे एक छोटा सा केबिन था, जहां 4-5 लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते थे। आज की दावत वहीं होने वाली थी। अध्याय 257, चमत्कार, सॉस से भरा जादुई राइस बॉल। शाम के 5 बजे के कुछ ही देर बाद पायल लिपिका और अपनी बाकी सहेलियों को लेकर साइंस कैंटीन की दूसरी मंजिल पर पहुंची। एक छोटे से केबिन के अंदर पहुंचते ही मोहित ने एक एक करके पकवान परोसने शुरू कर दिए। देखते ही देखते मात्र 10 मिनट में पूरी मेज लजीज खानों से भर गई। लिपिका और बाकी सहेलियां मेज पर सजे पकवानों को देखकर अपनी आंखें फाड़कर रह गईं। बाप रे, मुझे बस इतना कहना है कि वाह,
क्या हमारे होने वाले जीजा जी वाकई इतने काबिल हैं? क्या ये सब उन्होंने खुद बनाया है? कमाल है, कितनी शाही दावत है। आज रात तो हम जमकर दावत उड़ाने वाले हैं। इतने भारी भरकम पकवान, क्या हम इन्हें खत्म भी कर पाएंगी? मोहित ने पकवानों की वैरायटी तो रखी ही थी, साथ ही उनकी मात्रा पोषण एकदम उत्तर भारतीय शादियों जैसी रखी थी, भरपूर और दिल खोलकर। उत्तर भारत में अगर कोई कहे कि खाने का स्वाद थोड़ा कम है, तो उस्ताद शायद मुस्कुरा कर टाल दे, लेकिन अगर कोई कहे कि पेट नहीं भरा, तो उस्ताद के लिए ये डूब मरने वाली बात होती है। हर प्लेट किसी बास्केटबॉल से भी बड़ी लग रही थी और उस पर खाने का ढेर लगा था। मोहित को जैसे डर था कि कहीं लड़कियां भूखी न रह जाएं। ईशा तो शाही मीट की प्लेट को ऐसे घूर रही थी जैसे उसकी आंखों की पुतलियां ही मीट के टुकड़ों के आकार की हो गई हों। ऐसा नहीं था कि कॉलेज के पास ये सब मिलता नहीं था, पर वहां का स्वाद और रंगत हमेशा निराश करती थी। लेकिन आज उसके सामने जो प्लेट थी, वह उसकी कल्पना से भी बेहतर थी। मीट के चौकोर टुकड़े करीने से सजे थे, उनका रंग गहरा सुर्ख था और वे कांच की तरह चमक रहे थे। उनमें से उठती सफेद भाप अपने साथ एक ऐसी महक ला रही थी कि किसी का भी मन डोल जाए। हर टुकड़ा पूरी तरह पका हुआ था और उस पर कैरमल की एक पतली, चमकदार परत चढ़ी थी। वाह पायल, उस्ताद का बनाया ये शाही मीट तो एकदम लाजवाब है। मैं तो अकेले पूरी प्लेट साफ कर सकती हूँ, कोई मुझसे छीनना मत। ईशा तो जैसे मेज पर कूदकर पूरी प्लेट अपनी गोद में भरने को तैयार थी। लिपिका ने अपनी पसंदीदा डिश कुरकुरा राइस क्रस्ट क्रिस्पी राइस को देखा और उसे थोड़ी निराशा हुई। इस डिश का नाम तो सॉस वाला राइस था, पर यहाँ सॉस कहाँ था? क्या उस्ताद सॉस डालना भूल गए? पायल ने लिपिका के चेहरे के हाव भाव देखकर चुटकी ली। लिपिका को देखकर लग रहा है कि वह निराश है। शायद राइस बॉल वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था, है ना? लिपिका ने तुरंत मना किया, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो तो, ये कितना कुरकुरा तला हुआ है, बाहर से कड़क और अंदर से नर्म। कोई मुझसे ये छीनना मत। पायल ने उसकी पोल खोल दी, ज्यादा जिद्दी मत बनो, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं। पर इस बार तुम थोड़ी जल्दी निराश हो गई हो, बस थोड़ी देर और रुको, फिर तुम एक चमत्कार देखोगी। हैं? लिपिका उलझन में पड़ गई और फिर से उस राइस बॉल को देखने लगी। वह सुनहरे रंग का गेंद जैसा राइस बॉल दिखने में तो सुंदर था, पर समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना गोल कैसे तला गया। और सबसे बड़ा सवाल, सॉस कहाँ है? ईशा ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा, पायल, कहीं तू ये तो नहीं कहने वाली कि सॉस इस गेंद के अंदर है? क्या यहाँ लिटिल मास्टर शेफ वाला कार्टून चल रहा है? लिपिका को भी याद आया, इस राइस बॉल की शक्ल वाकई उस जादुई कार्टून जैसी थी। पर वो तो सिर्फ टीवी पर होता है, क्या हकीकत में ऐसा बन सकता है? ज्योति को भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, ये सिर्फ तकनीक से नहीं बन सकता। इसके लिए तो कुछ अलग ही जादू चाहिए। पायल ने अपनी शक से भरी सहेलियों को कोई जवाब नहीं दिया, बस गर्व से बोली, तैयार हो जाओ, तुम एक करिश्मा देखने वाली हो। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, सबके कानों में एक साफ चटाक की आवाज आई। ये क्या था? ओ तेरी, हे भगवान! तीनों ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। वह शांत बैठा राइस बॉल अब हरकत कर रहा था। चटाक, एक और आवाज आई और साफ देखा जा सकता था कि राइस बॉल के ऊपरी हिस्से में एक दरार पड़ गई है। देखते ही देखते दरारें बढ़ने लगीं और उनके अंदर से एक बहुत ही तीव्र और दिलकश खुशबू बाहर आने लगी। फिर उस बॉल में से सफेद भाप का गुबार उठा और वह राइस बॉल प्लेट पर धीरे धीरे घूमने लगा। ओह भाई, ये क्या हो रहा है? ये घूम कैसे रहा है? लिपिका, ज्योति, ईशा और यहाँ तक कि पायल भी अपनी आंखें फाड़े उस घूमते हुए राइस बॉल को देख रही थी। हालांकि वह किसी कार्टून की तरह बहुत तेज नहीं घूम रहा था, पर वह सच में घूम रहा था। क्या जीजाजी खाना बनाने के बहाने जादूगरी दिखाते हैं? ईशा ने हकलाते हुए पूछा। राइस बॉल कुछ और बार घूमा और जैसे ही भाप कम हुई, वह रुक गया। फिर एक जोरदार आवाज के साथ वह दो हिस्सों में टूट गया। उसके अंदर भरा हुआ गाढ़ा सॉस तेजी से कुरकुरा राइस क्रस्ट में समाने लगा। गरम सॉस के राइस क्रस्ट से टकराते ही छन छन की आवाज आने लगी, जिससे सबके मुंह में पानी आ गया। गुलाबी झींगे श्रिम्प चमक रहे थे, काले खुम्ब वुडयर रत्नों की तरह सजे थे। स्क्विड के टुकड़े सॉस में डूबे हुए अपनी ओर खींच रहे थे और हरे मटर के दाने ताजगी का एहसास दिला रहे थे। ये डिश दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लड़कियां उसे बस देखती ही रह गईं। ईशा ने उत्साह के साथ कहा, मुझे पहले लगा था कि जो पायल को जीतेगा वो खुशनुमा होगा, पर अब मुझे लगता है कि पायल की तो चांदी हो गई है, उसे तो हीरा मिल गया है। जोड़ एक, बिल्कुल सही। सहेलियों की बातों पर बुरा मानने के बजाय पायल काफी गर्व महसूस कर रही थी। तुम लोग बस जलती रहो, जलने से कुछ नहीं होगा, उस्ताद का कोई भाई या बहन भी नहीं है जिसे तुम पटा सको, हाहा। चलो अब जल्दी से चखो, ठंडा होने पर मजा नहीं आएगा। सबकी चौकड़ियां, चॉपस्टिक्स, स्पून्स एक साथ राइस क्रस्ट की तरफ बढ़ीं। गेंद जैसा वह राइस बॉल उन सबको पूरी तरह से अपना दीवाना बना चुका था। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक सुर में बोली, धावा बोलो। अध्याय 258, जीत का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। लिपिका को महसूस हुआ कि इस जादुई राइस बॉल को चुनना उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था।
उसने न केवल अपनी आंखों के सामने एक जादुई दृश्य देखा, बल्कि उसे ऐसा स्वाद मिला जो उसने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। कुरकुरे राइस क्रस्ट ने उस गाढ़े सॉस को पूरी तरह सोख लिया था, जिससे समुद्री जायका और चावल की सोंधी महक आपस में मिल गई थी। सॉस की वजह से राइस बॉल कहीं से नर्म और चिपचिपा था, तो कहीं से अभी भी कड़क। हर बाइट में एक नया अनुभव था, कभी नर्म, कभी कुरकुरा, और कभी दोनों का मेल। ये वाकई बेमिसाल था। पायल, जो बड़े मजे से स्क्विड रिंग्स चबा रही थी, उसे लग रहा था कि वह उस्ताद के हाथ का बना खाना कभी नहीं थक सकती। उसे ऐसा लगता था जैसे मोहित जिस भी चीज को छू ले, वह जादुई रूप से कुछ अद्भुत बन जाती है। वह मोहित के खाने की आदी हो चुकी थी, फिर भी वह इस स्वाद के सामने खुद को रोक नहीं पा रही थी, तो ईशा का तो कहना ही क्या, जो इसे पहली बार चख रही थी। मोहित का हुनर अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। गोवा गैंगफूक में बिताए उन दिनों में उसने मसालों के सही संतुलन और सामग्री के प्राकृतिक स्वाद को उभारने की जो कला सीखी थी, वह इस सॉस में साफ झलक रही थी। उसने केवल नमक, चीनी, एक चुटकी काली मिर्च और रंगत के लिए थोड़ा सा सोया सॉस इस्तेमाल किया था, न कोई फालतू मसाला, न अजीनोमोटो। फिर भी यह सादगी ऐसा जायका दे रही थी कि जो चखे, वह बस खो जाए। ईशा को तो इस सॉस वाले राइस से इतना प्यार हो गया कि वह उस शाही मीट को ही भूल गई जिसका उसने ऑर्डर दिया था। लेकिन जैसे ही वह दूसरी बाइट लेने वाली थी, उसे अपनी आंखों के सामने मीट का एक सुर्ख लाल टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा होता दिखाई दिया। वह टुकड़ा पास आता गया, उसकी बेहतरीन रंगत देख ईशा का मुंह पानी से भर गया। वह अपनी नजरें उस मीट से हटा ही नहीं पा रही थी। रोशनी में उस मीट की ऊपरी परत पिग स्किन चमक रही थी और कांटे के हिलाने पर वह पूरा टुकड़ा किसी जेली की तरह लचक रहा था। पायल ने बड़े प्यार से वह टुकड़ा ईशा की ओर बढ़ाया। चलो, अब अपनी पसंद की डिश का पहला निवाला लो। तुम्हें पता भी है मैं खुद को कितनी मुश्किल से रोक रही हूँ। मुंह खोलो। ईशा ने बिना सोचे मुंह खोला और पायल ने वह शाही मीट उसके मुंह में डाल दिया। मोहित ने टुकड़े काफी बड़े रखे थे, इसलिए ईशा एक बार में आधा ही खा पाए। जैसे ही उसके दांत उस मीट में धंसे, उसे एक सुखद एहसास हुआ। नर्म, चिपचिपा, ताज़ा, मीठा और नमकीन सारे स्वाद एक साथ उसके दिमाग तक पहुंच गए। मोहित ने मसालों को मीट के अंदर तक ऐसे उतारा था कि मीट का हर रेशा स्वाद से भरा था। हल्की सी अंगूर जैसी खुशबू उस मीट को और भी खास बना रही थी। ईशा की आंखें फैल गईं और वह तेजी से चबाने लगी। मोहित ने आंच पर ऐसा नियंत्रण रखा था कि मीट का रेशमी हिस्सा मुंह में जाते ही घुल रहा था, जबकि बिना चर्बी वाला हिस्सा काफी रसीला और चबाने में मजेदार था। निगलने के बाद भी वह सौंधी खुशबू उसकी जुबान पर देर तक टिकी रही। मेरा मन कर रहा है कि मैं बाहर जाकर उस्ताद के चरणों में गिर जाऊं। हे भगवान, ये तो हद से ज्यादा स्वादिष्ट है। ईशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्वाद को शब्दों में कैसे बयान करे। भले ही वह निबंध लिखने में माहिर थी, पर यहाँ शब्द कम पड़ रहे थे। उसे मीठा मीट ज्यादा पसंद नहीं था, पर इसमें मिठास इतनी संतुलित थी कि वह मीट के असली स्वाद को फीका नहीं पड़ने दे रही थी। वाह, क्या स्वाद है। जैसे ही ईशा के मुंह से ये शब्द निकले, मेज पर 3 जोड़ी चम्मच एक साथ उस शाही मीट की प्लेट की ओर झपटे। जैसे जैसे मीट के टुकड़े कम हो रहे थे, ईशा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल का कोई टुकड़ा कम हो रहा हो। अरे रुको, जरा धीरे, मेरे लिए भी कुछ छोड़ो। लिपिका ने ईशा के चम्मच से बचते हुए कहा, होश में आओ, देखो प्लेट कितनी भरी हुई है। क्या तुम अकेले सारा खत्म करोगी? उसने जल्दी से मीट का टुकड़ा मुंह में डाला और उसे तुरंत समझ आ गया कि ईशा ऐसा क्यों कर रही थी। ओह भाई, उस्ताद ने आखिर किस दिव्य शक्ति से खाना बनाना सीखा है। ज्योति ने अपनी आंखें बंद कर लीं, वह पूरी तरह इस स्वाद के जादू में थी, बेमिसाल। यह शाही मीट तो इतिहास रचने वाला है। मुझे डर है कि इसके बाद मुझे कहीं और का मीट पसंद ही नहीं आएगा। ज्योति के मन में अब कोई शक नहीं रह गया था कि पायल जैसी चटरी इस लड़के की दीवानी क्यों है। एक खाने के शौकीन के लिए अच्छा खाना ही सब कुछ है। और अगर उस्ताद के पास ऐसा हुनर है, तो वह दिखने में कैसा भी हो, वह किसी का भी दिल जीत सकता है। वाह, ये कबाब भी कितने लाजवाब हैं। इनमें मीट की वो महक है पर कोई कच्चापन नहीं, जबरदस्त। उफ, ये देसी फ्राइड चिकन तो वाकई आग लगा रहा है। तीखापन एकदम रोमांचक है। अरे, ये ब्लूबेरी डिश तो देखिए, कितनी महीन पिसी हुई है। एकदम आइसक्रीम जैसा एहसास दे रही है, बिल्कुल भी भारी नहीं है। देसी फ्राई, स्टीम्ड फिश, स्टफ्ड पनीर। मेज पर रखे पकवानों पर जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। चारों की नजरें बाज की तरह अगले शिकार को ढूंढ रही थीं और जैसे ही कोई टुकड़ा दिखता, उनके हाथ बिजली की रफ्तार से चलते। प्लेटें तेजी से खाली होने लगीं। देखते ही देखते कुछ भी नहीं बचा, यहाँ तक कि सजावट के लिए रखी सलाद की पत्तियां भी लड़कियां चट कर गईं। अब वे चारों अपनी कुर्सियों पर ऐसे ढह गई थी जैसे हिलने डुलने की भी हिम्मत ना बची हो। अध्याय 259, थाली साफ अभियान और यादों के साए। मोहित के लिए शाम की दावत के बाद एक नई चुनौती खड़ी हो गई थी, हालांकि इसे पूरी तरह परेशानी कहना सही नहीं होगा। हुआ ये कि काउंटर पर एक छात्र ने बड़ी मासूमियत से गुहार लगाई, उस्ताद, क्या आप हम जैसे अल्पसंख्यक छात्रों का भी थोड़ा ख्याल रख सकते हैं? हम मुस्लिम हुई छात्र मीट पोक नहीं खाते, क्या आप कुछ अलग फिलिंग वाले बंस बना सकते हैं? जैसे कि मटन या बीफ।
अगर दाम थोड़े ज्यादा भी हों तो हमें मंजूर है। उसकी बात खत्म होते ही पास खड़ी एक लड़की ने भी धीरे से कहा, उस्ताद, मैं भी अलग फिलिंग की रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं मुस्लिम तो नहीं हूँ, पर बचपन में ज्यादा मीट खाने की वजह से अब मुझे इसकी महक पसंद नहीं आती। आपके ये फ्राइड बंस खाने के लिए मुझे अंदर का मीट निकालना पड़ता है, जो खाने की बर्बादी है। प्लीज कुछ और वैरायटी जोड़िए। देखते ही देखते वहां मौजूद कई छात्रों ने अपनी अपनी पसंद बतानी शुरू कर दी। मोहित का मन तो नहीं था कि वह अभी मेन्यू में बदलाव करे। सिस्टम का दिया हुआ लक्ष्य पहले ही काफी चुनौतीपूर्ण था और समय कम था। अलग अलग फिलिंग बनाने का मतलब था अपनी रफ्तार और क्षमता को कम करना। लेकिन उन छात्रों की उम्मीद भरी नजरों को देखकर मोहित का दिल पिघल गया। ठीक है भाई, कल सुबह से मैं सोया मिल्क, ताज़ा दूध, ग्रिल्ड सॉसेज और मटन फिलिंग वाले फ्राइड बंस भी रखूंगा। दूध एकदम ताज़ा होगा और सॉसेज भी मैं खुद तैयार करूंगा। आप कल सुबह आकर चख सकते हैं। मोहित के इतना कहते ही लाइन में खड़े छात्रों ने खुशी से शोर मचाना शुरू कर दिया। बंस के साथ अगर गर्मा गर्म दूध या सूप मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। शुक्रिया उस्ताद, कल मैं सबसे पहले आऊंगा। हाँ हाँ, भले ही मैं मीट खा लेता हूँ, पर दो अलग अलग स्वाद मिलना और भी मज़ेदार होगा। शाम के 7:30 बजते बजते मोहित के पास एक भी बन नहीं बचा था। पूरे 2000 बंस बिक चुके थे, फिर भी कई छात्र काउंटर छोड़ने को तैयार नहीं थे। आरव शेनकोंग भी काफी निराश दिखी क्योंकि उसे बंस नहीं मिल पाए थे। उस्ताद, आप और ज्यादा बंस क्यों नहीं बनाते? क्या आपको अपने हुनर पर भरोसा नहीं है? मोहित ने बेबसी से हाथ फैला दिए, ये मेरी अधिकतम क्षमता है। मैं सब कुछ ताज़ा बनाता हूँ, अगर ज्यादा बनाने की कोशिश करूंगा तो स्वाद और क्वालिटी के साथ समझौता करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। वहां के पुराने दुकानदार मोहित की लोकप्रियता देखकर हैरान भी थे और जल भी रहे थे। उन्होंने आज तक किसी स्टॉल पर इतनी लंबी लाइन नहीं देखी थी। उन्हें तो शक था कि कहीं ये छात्र एक्टर तो नहीं। पर जब उन्हें वहां कॉलेज के पुराने चेहरे दिखे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। खैर, मोहित ने जल्दी से किचन की सफाई की, पर उसे हैरानी हुई कि पायल और उसकी सहेलियां अभी तक केबिन से बाहर नहीं आई थीं। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर जाते ही उसकी नजर मेज पर पड़ी। 8 प्लेटें ऐसी साफ थी जैसे अभी अभी धुल कर आए हों। मोहित को थोड़ा डर लगा, क्या इन लड़कियों को खाना कम पड़ गया? क्या आप सबका पेट भर गया? उसने दबी आवाज में पूछा। लिपिका और बाकी सहेलियां अपनी कुर्सियों से मुश्किल से उठ पाईं। उन्होंने मोहित का शुक्रिया अदा किया और बोली, शानदार दावत थी जीजाजी। हमारा पेट पूरी तरह भर चुका है। अब से हमारी पायल का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। मोहित ने राहत की सांस ली और उनकी बातों पर मुस्कुरा दिया। ईशा और बाकी लड़कियां भी उसे धन्यवाद कहकर वहां से निकल गईं ताकि मोहित और पायल को कुछ पल अकेले मिल सकें। पायल का पेट भले ही भर गया था, पर वह अपनी सहेलियों के मुकाबले काफी बेहतर हालत में दिख रही थी। वे दोनों किसी आम कॉलेज कपल की तरह कैंपस में टहलने लगे। केनान विश्वविद्यालय के कैंपस में चेरी ब्लॉसम के पेड़ों का एक छोटा सा बगीचा था। हालांकि इनका मौसम बीत चुका था, पर माली की अच्छी देखभाल की वजह से अभी भी कुछ पेड़ों पर गुलाबी फूल लदे हुए थे। मंद रोशनी में ये फूल और भी रहस्यमयी और खूबसूरत लग रहे थे। एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों से पंखुड़ियां किसी गुलाबी बर्फबारी की तरह गिरने लगीं। पायल हंसते हुए उन फूलों की बारिश के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वह किसी वन देवी फ्लावर स्पिरिट की तरह दिख रही थी, पर हकीकत थोड़ी अलग थी। मोहित को प्यार से हंसते हुए पायल के बालों और कपड़ों से एक एक करके पंखुड़ियां चुननी पड़ीं। अरे यार, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पायल को थोड़ा चिढ़ हुई क्योंकि उस पर बहुत सारी पंखुड़ियां गिर गई थीं। मोहित ने मजाक में कहा, तुम्हें नहीं पता कि चेरी ब्लॉसम का मौसम अप्रैल के अंत में ही खत्म हो जाता है। ये तो माली की मेहनत है कि ये अभी तक टिके हुए हैं। अब तो ये ऐसे ही गुच्छों में गिरेंगे। हंसी मजाक के बीच मोहित ने अचानक एक सवाल पूछा, पायल, क्या प्रोफेसर आर्या की भूख हमेशा से इतनी कम है? अध्याय 260, उस्ताद बेफिक्र रहिए, जुदाई कभी नहीं, सिर्फ मौत तक साथ। प्रोफेसर आर्या की भूख हमेशा से इतनी ही कम है क्या? मोहित को अपने हुनर पर पूरा भरोसा था। इतने दिनों तक स्टॉल चलाने के बाद उसने एक बात सीखी थी, उसके हाथ के जायके के सामने कोई भी अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकता। भले ही प्रोफेसर आर्या दुबले पतले थे, लेकिन फिर भी वे एक वयस्क पुरुष थे। सिर्फ 5 छोटे मिनी बंस खाकर पेट भर जाना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं था। नाश्ते के लिए 5 फिर भी ठीक थे, पर रात के खाने में भी सिर्फ 5। क्या उन्हें आधी रात को भूख नहीं लगती होगी? पायल ने कुछ पल सोचा और कहा, मुझे ठीक से तो नहीं पता, पर छुट्टियों से पहले के मुकाबले अभी वे थोड़े और दुबले लग रहे हैं। क्या कोई बात है? मोहित पायल के कान के पास झुका और फुसफुसा कर बोला, मुझे शक है कि उनकी सेहत में कोई गड़बड़ है। मोहित की गर्म सांसें पायल के कानों से टकराईं, जिससे उसे हल्की गुदगुदी महसूस हुई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, जैसे आसमान में डूबते सूरज की लाली छा गई हो। पहले तो वह थोड़ा शर्माई, पर मोहित की बात सुनकर वह गंभीर हो गई। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मोहित ने यकीन के साथ कहा, मेरे बनाए बंस कोई सिर्फ 5 नहीं खा सकता। मुझे लगता है उन्हें पेट की कोई समस्या है।
ऐसा नहीं है कि वे खाना नहीं चाहते, बस वे खा नहीं पा रहे हैं। मोहित का ये यकीन सिर्फ स्वाद पर नहीं था। उसने अपनी पुरानी यादों में एक ऐसे ही प्रोफेसर के बारे में सुना था जिन्हें पेट का कैंसर था, हालांकि यह बात वह किसी को बता नहीं सकता था। ये तो, पायल कहना चाहती थी, उस्ताद क्या आप जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं हैं? पर फिर उसने सोचा, यह उसके उस्ताद और बॉयफ्रेंड की बात थी। उसकी पढ़ाकू सहेली ईशा पढ़ाई छोड़कर इनके खाने पर टूट पड़ती है, और खुद पर काबू रखने वाली लिपिका कैलोरी और डाइट की बातें भूल जाती है। जब सबने उस्ताद की बात को सच साबित किया है, तो शायद यही एक निष्कर्ष बचा था। तो उस्ताद, क्या आप चाहते हैं कि प्रोफेसर आर्या चेकअप करवाएं? मोहित ने अपना सिर खुजलाया। वह इस वक्त उलझन में था। वह सिर्फ एक रसोइया था, डॉक्टर नहीं। वह किसी को जबरदस्ती पकड़कर अस्पताल तो नहीं ले जा सकता था। अगर उसने ऐसा किया, तो उसे विश्वविद्यालय से बाहर कर दिया जाएगा। क्या हमें उन्हें सीधे बता देना चाहिए? पेट की समस्याओं का इलाज अगर वक्त पर हो जाए, तो बेहतर रहता है। पायल अक्सर प्रोफेसर आर्या के लेक्चर में जाती थी, इसलिए वह भी उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद थी। तुम प्रोफेसर आर्या को काफी अच्छे से जानती हो? पायल ने सिर हिलाया, बहुत अच्छे से। मैं उनके लेक्चर अटेंड करती हूँ। और सबसे जरूरी बात, मेरे पापा उनके बहुत बड़े फैन हैं। जब भी उन्हें वक्त मिलता है, वे मुझसे उनके लेक्चर लाइव स्ट्रीम करने को कहते हैं। वाह, यानी मेरे होने वाले ससुर जी को पढ़ने का काफी शौक है, मोहित ने मन ही मन सोचा। ओह, याद आया। पायल अचानक खुशी से उछल पड़ी, मुझे पता है क्या करना है। उस्ताद, कल मेरे लिए कुछ ज्यादा बंस तैयार रखना। मैं प्रोफेसर मीरा से मिलने जाऊंगी। प्रोफेसर मीरा? पायल हंसी। प्रोफेसर मीरा, प्रोफेसर आर्या की पत्नी है। मैं उन्हें भी अच्छे से जानती हूँ। कल मैं बंस लेकर उनसे मिलने जाऊंगी और बातों बातों में इस बात का जिक्र छेड़ दूंगी। मामला सुलझने के बाद मोहित ने घड़ी देखी और पायल से कहा, चलो, मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ देता हूँ। 10 बज रहे हैं, वार्डन राउंड पर आती होगी, है ना? पायल ने हैरानी से पूछा, वार्डन राउंड? वो क्या होता है? और वो क्यों आएगी? मोहित भी उतना ही हैरान था, क्या वक्त होने पर क्या टीचर्स या छात्र संघ वाले हॉस्टल चेक नहीं करते? और क्या इंटरनेट या बिजली नहीं काटी जाती? सभी कॉलेजों में ऐसा ही होता है ना? पायल की आंखें फटी की फटी रह गई, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट और बिजली काटना, छात्र संघ का चेकिंग करना, यहाँ 24 घंटे बिजली पानी और इंटरनेट रहता है। और हॉस्टल चेकिंग जैसा कुछ नहीं होता। छात्र संघ के आधे सदस्य तो खुद लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, उनके पास इतना फालतू वक्त कहाँ? मोहित ने बेबसी से सितारों भरे आसमान की तरफ देखा। उसे अपने पुराने दिन याद आए जब हॉस्टल चेकिंग और बिजली कटने के डर से वह परेशान रहता था। क्या बड़े विश्वविद्यालयों में सच में बिजली और इंटरनेट नहीं कटता? क्या हॉस्टल चेकिंग अनिवार्य नहीं है? अच्छा ठीक है, फिर मेरे साथ कैंटीन चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स बनाता हूँ। उस्ताद, मुझे कंधे पर उठाओ, आ जाओ, बैठो। ही, उस्ताद आप दुनिया में सबसे अच्छे हो। और इस एहसान का बदला कैसे चुकाओगी? मवोह, रात की ठंडी हवा में एक सुकून था। सड़क की लाइटें उनकी परछाइयों को लंबा कर रही थीं। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में बस वे दोनों ही हैं। पर असल में वहां 3 लोग और थे। जैसे ही मोहित और पायल आगे बढ़े, दूर एक बड़ी झाड़ी के पीछे से ईशा, लिपिका और ज्योति बाहर निकलीं। वाह, हमारी मेहनत वसूल हो गई। आखिर हमें एक फिल्मी सीन देखने को मिल ही गया। लिपिका हंसी, ये दोनों तो वाकई पुराने जमाने के प्रेमी हैं। इतनी एकांत जगह में भी सिर्फ कंधे पर बैठकर जा रहे हैं। हमारी जासूसी बेकार गई। ज्योति ने आह भरी, दिक्कत यह है कि हम बहुत दूर थे। आखिरी कुछ शब्दों के अलावा हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। अगली बार हमें थोड़ा और करीब होना चाहिए। ज्यादा जासूसी मत करो। चलो अब, मच्छरों ने खा लिया है। मुझे तो 7-8 जगह काट लिया है। लिपिका ने चिढ़कर अपने हाथ पर खुजली करते हुए कहा। ईशा और ज्योति को मच्छरों ने नहीं काटा था। लिपिका के साथ रहने का सबसे बड़ा फायदा यही था कि सारे मच्छर सिर्फ उसे ही निशाना बनाते थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारी चटरी आज रात हॉस्टल आएगी? मैं एक पैकेट मसालेदार चिप्स की शर्त लगाती हूँ कि वो नहीं आएगी। मैं 2 पैकेट की शर्त लगाती हूँ कि वो आएगी। अभी तक तो उन्होंने ठीक से किस भी नहीं किया है। वापस कैंटीन पहुंचकर मोहित ने हाथ धोए और फ्रिज से एक बड़ा सा सांचा निकाला। सांचे के अंदर एक बहुत ही मुलायम, दूधिया सफेद और जेली जैसा पदार्थ था। चाकू निकालते हुए मोहित ने कहा, ये तुम्हारे लिए मिल्क फ्राई है। अपनी रूममेट्स को भी खिलाना। जल्दी खा लो, अगर कुछ और चाहिए तो बताना, मैं बना दूंगा। पायल चुपचाप एक तरफ बैठ गई और अपने हाथ पर थोड़ी टिकाकर मोहित को देखने लगी। वह बेहद मासूम और प्यारी लग रही थी। मोहित ने उस जमे हुए दूध के पुडिंग को लंबी पट्टियों में काट लिया। फिर उसे अपने खास बैटर में डुबोया और गरम तेल में तलने के लिए डाल दिया। देखते ही देखते पूरे किचन में दूध की सौंधी खुशबू फैल गई। मोहित को काम में व्यस्त देख पायल मुस्कुराई, उस्ताद आप तो एकदम डैडी टाइप बॉयफ्रेंड हो। ऐसा लगता है जैसे आप मुझे अपनी बेटी की तरह लाड कर रहे हो।
मोहित ने नाक से कुर्री, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लाड नहीं करूंगा तो क्या किसी और के उसे ले जाने का इंतजार करूंगा। पायल ने तुरंत अपनी 3 उंगलियां उठाईं, बेफिक्र रहिए उस्ताद। मैं, पायल, आपसे कभी जुदा नहीं होऊंगी, अगर जुदाई होगी तो वो सिर्फ मौत की वजह से होगी। मोहित संतुष्टि में सिर हिलाने ही वाला था, पर उसे लगा कि उसकी बातों में कुछ अजीब था। पर उनका मतलब एकदम साफ था। पायल की इस खतरनाक वफादारी ने मोहित के दिमाग की बत्ती थोड़ी देर के लिए गुल कर दी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है, उसे अभी ज्वाइन करें ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनें।